Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 13 of linear algebra, characterizations of invertible matrices. अभी हमने मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखा था पिछले लेक्चर में, तो हम इसकी कुछ करेक्टराइजेशंस देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो इसके अंदर कुछ टेक्निक्स हैं जो कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्पफुल होती हैं हमारे लिए। तो क्या होता है, हमारे पास एक थ्योरम है कि ए है n मल्टीप्लाई बाय n इन्वर्टिबल मैट्रिक्स फॉर एनी b which is in Rn, the equation Ax is equal to b has the unique solution, that is x is equal to A inverse b। ठीक हो गया कि हमारे पास एक इक्वेशन है Ax इज इक्वल टू बी, जहाँ पे x हमारे पास m डायमेंशन के अंदर है और b हमारे पास n डायमेंशन के अंदर है। तो हमारे पास अब a को अगर हम उस तरफ लेके जाएं तो ये a इन्वर्स हो जाएगा और b एज इट इज़ आ जाएगा, और ज़रूरी है कि हमने इसको लेफ़्ट साइड पे ही लिखना है। ठीक है, तो इस तरह हम x की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं इन्वर्स की हेल्प से, यानी b के साथ इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। प्रूफ इसका ये है कि सिंस a इन्वर्टिबल है और b कोई भी वेक्टर हो सकता है, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स a माइनस बी a इन्वर्स b होगा जो सोल्यूशन होगा इक्वेशन 1 का। ठीक है, ax इज इक्वल टू x की जगह अगर हम a इनवर्स b पुट करें तो a इनवर्स i के बराबर हो जाएगा और ये b के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू इसके बराबर हो सकती है। तो इसके अंदर हमारे पास एक और चीज़ है कि यूनिकनेस, कि देयर इज़ अनदर सोल्यूशन u अगर हम कंसीडर कर भी लें तो इंडीड ये सोल्यूशन होगा इक्वेशन 1 का। सो इसको भी इक्वल होना चाहिए, u इज़ इक्वल टू a इनवर्स b, एक्स भी इसके बराबर है तो इसका मतलब एक्स यू के बराबर है। इसका मतलब ये है कि u इज़ इक्वल टू एक्स। वही बात है कि जब हमारे पास दो वेक्टर हम कंसीडर करें या दो सॉल्यूशंस कंसीडर करें जो आपस में इक्वल हों, तो हम कहते हैं ये एक ही सॉल्यूशन था बेसिकली, जिसको हम दो नज़रियों से देख रहे थे। अब थ्योरम एक ये है कि a एंड b जो है वो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सच दैट जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आइडेंटिटी आ जाती है। तो a एंड b आर इन्वर्टिबल विद b इज इक्वल टू a इनवर्स, a इज इक्वल टू b इनवर्स। ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स हैं, तभी इन आपस में मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी रिटर्न होती है। एग्जाम्पल हमारे पास है कि हमारे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इस सिस्टम को हम कंसीडर करें और मैट्रिक्स फॉर्म ए एक्स इज इक्वल टू बी में लेकर आए। ठीक है, तो हमारे पास अगर यहाँ पे हम देखें तो ए जो हमारे पास बनेगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स वो बनेगा हमारे पास यहाँ पे x के सारे आ जाएंगे 2 5 1, x2 के आ जाएंगे 1 1 0 और x3 के आ जाएंगे 1 3 4। और यहाँ पे हमारे पास जो x आएगा वो होगा x इज इक्वल टू x1 x2 एंड x3, और हमारे पास जो b होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 3 एंड 6। ये हमारे पास तीन मैट्रिसेस बनेंगे जो हम पहले भी बनाते रहे। ठीक है, अब हमने a का इन्वर्स निकालना है। ठीक है, और हमने कर देना है x इज इक्वल टू a इनवर्स b, फिर इससे हमें x1 x2 x3 की वैल्यूज़ निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इन्वर्स निकालने से पहले देखते हैं डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर तो नहीं है, मैट्रिक्स सिंगुलर तो नहीं है। जब हमने देखा तो डिटर्मिनेंट निकालने से हमारा मैट्रिक्स जो है उस वाया -10 जो कि जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब इन्वर्स आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी तरीके से निकालें। हम उस तरीके से निकाल लेते हैं कि जहाँ पे हम यहाँ पे a लिखते थे और यहाँ पे i लिखते थे, फिर a को हम i बनाने की कोशिश करते थे तो i हमारा a इन्वर्स बन जाता था। तो अब हम यही कर रहे हैं, रो ऑपरेशन सारे परफॉर्म किए, इसको हमने जब बनाने की कोशिश की आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो a इनवर्स हमारे पास ये आया। अब हम इस a इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दें अगर b के साथ तो a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b हो जाएगा। तो ये b हमारा ऐसे आ गया, a इनवर्स इधर आ गया, तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो ये बन जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शंस की फॉर्म में। अब कैलकुलेटर भी साइंटिफिक यूज़ करके फ्रैक्शन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा रिजल्ट आएगा। तो ये जो हमारा रिजल्ट आया है ये x की वैल्यू है। ये x1 हमारा है -2/5, x2 है हमारा 1/5 और x3 हमारा है 8/5। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई। एक और सिस्टम है इसी तरह, उसको सॉल्व करते हैं। a का वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू ये अभी हम फाइंड करेंगे, b की वैल्यू ये आ गई, इसका इन्वर्स निकालेंगे। बेशक आप इस तरीके से इन्वर्स निकाल लें, 1/डिटर्मिनेंट a और मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इस तरह भी आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक तरफ ए लिखें, एक तरफ आई लिखें, इसको आई बनाएं और इसको ए इन्वर्स बनाएं। बस जब आपका इन्वर्स निकलेगा ना उसको आपने बी से मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास एक्स की तमाम वैल्यूज होगी। तो ये इसके अंदर ये बेसिकली चीज़ें हैं। इस तरह हम फाइंड आउट करेंगे, ए इन्वर्स आया, इसको बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे x1 1 के बराबर है, x2 -1 के बराबर है, x3 2 के बराबर है। इसको अलग से इस तरह लिखने पेपर में तो अच्छा होता है।
ठीक है। अट इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स एंड फेल्स इफ गिवन मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टेबल। अगर हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर हैं तभी हम वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, वरना तो कोई फ्री वेरिएबल आ जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं निकलेगी, सोल्यूशन नहीं बन पाएगा और ये फेल हो जाएगा तब भी कि जब हमारा मैट्रिक्स इन्वर्टिबल ही नहीं है। जब उसका इन्वर्स ही नहीं निकाल सकते तो ए इन्वर्स बी कैसे करेंगे। थर्ड एग्जांपल है, सेम उसी तरह किया, डिटर्मिनेंट निकाला, जीरो के बराबर आ गया, इसका मतलब हम ये इन्वर्टिबल नहीं है, तो इसका मतलब हम ये वाला तरीका इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। किसी और तरीके से अगर आपने सॉल्व करना है तो कर लो, इन्वर्जन मेथड इस पे अप्लाई नहीं हो सकता। अच्छा, सोल्यूशन जो है सिस्टम का एन मल्टीप्लाई बाय एन का होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस विद इन्वर्टिबल कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये अब हम देखेंगे जहाँ पे बी हमारे पास 0 0 0 के बराबर होता है। होमोजीनियस वही सिस्टम होता है ना, राइट साइड पे 0 होते हैं, कोई वैल्यूज़ नहीं होती। अच्छा, अब हमारे पास थ्योरम है लेट ए एक्स इज इक्वल टू 0, बी की जगह यानी हमारे पास नल आ गया। बी a homogeneous linear system of n equations and n unknowns, जितनी इक्वेशन है उतनी unknowns हैं, then the coefficient matrix A is invertible if and only if this system has only a trivial solution। इस सिस्टम का सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तभी ये इन्वर्टिबल होगा। 1 to 1 भी तभी होता है जब ट्रिवियल सोल्यूशन सिर्फ होता है ना, इन्वर्टिबल भी तभी होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये होमोजीनियस सिस्टम है, इसके कैसे होमोजीनियस है, राइट साइड पे तमाम जीरो वैल्यूज़ हैं, ए की वैल्यू ये आ जाएगी, बी की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, ए इनवर्स निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकाला तो 0 के बराबर नहीं आया, तो ये होमोजीनियस लीनियर सिस्टम है। और होमोजीनियस लीनियर सिस्टम जो भी होता है ना, उसका सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हमने क्वेश्चन हमें गिवन हुआ ना, हमें उन्होंने क्वेश्चन दिया कि ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें, तो हमने सबसे पहले तो ना इसका ए मैट्रिक्स बनाना है, ए का निकालना है डिटर्मिनेंट। अगर तो वो 0 के बराबर नहीं आता ना, तो हमने कहना है कि द गिवन सिस्टम इज होमोजीनियस सो इट हैज़ ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि बुक में ये थ्योरम दिया गया। अच्छा, एग्जांपल 5 है कि हमने ए की वैल्यू निकाली, एक्स और बी की वैल्यू। अब हम क्या करें कि ए का डिटर्मिनेंट निकाल के देखें क्या ये इन्वर्टिबल है या नहीं है। जब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो वो -8 आया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हम इसी तरह करते हैं, ए और आई लिख देते हैं साथ में, ए को आई बनाने की कोशिश करते हैं, ए इन्वर्स निकालेंगे, बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा जो कि होगा 0 0 8। x1 की वैल्यू 0 हो गई, x2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 8 हो गई। इसके बाद हमारा थ्योरम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं। ये कह रहे हैं इनमें से एक भी चीज़ ठीक है, इसका मतलब बाकी सारी चीज़ें ट्रू हैं, एक भी चीज़ फॉल्स है, सारी चीज़ें फॉल्स हैं। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक ए मैट्रिक्स है n बाई n मैट्रिक्स, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब कि अगर एक ट्रू होगी तो सारी ट्रू हो जाएंगी। ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, हमने एक ऐसा मैट्रिक्स ले लिया जो इन्वर्टिबल है। जब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है तो हम उसके ऊपर रो ऑपरेशन करके उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हैं। जब चेंज करते हैं तो साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स A-1 बन जाता है। इसका मतलब कि अगर वो इन्वर्टिबल है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी रो इक्विवेलेंट होगा। उसके n पिवट कॉलम होंगे, n पिवट पोजीशंस होंगी। क्यों? क्योंकि n पिवट पोजीशन से ही उसका सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, वरना तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा ना, तो n पिवट पोजीशंस भी उसके अंदर होंगी। इक्वेशन ax इज इक्वल टू 0 का सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। कॉलम ऑफ ए जो होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनाएंगे। जब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनाते हैं तभी हमारा जो सोल्यूशन होता है यूनिक, वो एग्जिस्ट करता है। क्योंकि इसका सोल्यूशन यूनिक है इसलिए ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनाएंगे। जो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो 1 to 1 होती है। ठीक है, यूनिक भी हो गई, 1 to 1 भी हो गई, इसका मतलब सोल्यूशन भी उसमें एग्जिस्ट करता है। और जो हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी है, उसका एटलीस्ट 1 सोल्यूशन होगा फॉर ईच बी, यानी वो ऑन टू भी होगी। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन भी आ गया इसमें। और द कॉलम्स ऑफ ए स्पैन आर एन, कॉलम्स ऑफ ए आर एन को स्पैन करेंगे। जब स्पैन कर रहे होते हैं तभी कर रहे होते हैं जब सोल्यूशन होता है। द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्स मैप्स आर एन ऑन टू आर एन, ऑन टू होगा। ठीक है, ये यहाँ पे हमने बोल दिया था। देयर इज एन मल्टीप्लाई बाय एन मैट्रिक्स सी सच दैट सी ए इज इक्वल टू आई। सी एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जो ए इनवर्स होगा, जब उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास n मल्टीप्लाई बाय n मैट्रिक्स D है। जब a को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली a इनवर्स होगा और ये i के बराबर हो जाएगा। ए टी इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, जो ट्रांसपोज होगा वो इन्वर्टिबल होगा। और ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी भी है जिसमें हम कहते हैं कि ट्रांसपोज का अगर हम इन्वर्स लें तो वो बराबर होगा इन्वर्स के ट्रांसपोज के। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी।
एग्जाम्पल देखते हैं कि एक मैट्रिक्स है, हमने देखना है कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं है। इस थ्योरम के ज़रिए देखना है। इस थ्योरम के ज़रिए से देखने से मुराद कि जो सारे कॉन्सेप्ट्स आपने याद किए ना, ये इस पे अप्लाई होते हैं नहीं, इनमें से एक भी नहीं होता हुआ ना, इसका मतलब ये सारे ही नहीं होंगे। तो देखते हैं क्या ये रो इक्विवेलेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ये चेक करते हैं। तो इसको हमने रो ऑपरेशन किए, तो यहाँ पे जब हम पहुँचे तो इसके अंदर पिवट पोजीशन का मसला बन रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास जो ए है इसकी 3 पोजीशन है, तो ये इन्वर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि अपने मैट्रिक्स को रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में लेके जाते हैं या एचेलॉन फॉर्म में लेके जाते हैं। जैसे हम इसको एचेलॉन फॉर्म में लेके आए, जब एचेलॉन फॉर्म में हम ले आते हैं इसको, एचेलॉन फॉर्म में लेके आने के बाद हम देखते हैं क्या उसके अंदर हमारे पास तमाम पिवट कॉलम्स के अंदर पिवट पोजीशंस हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। अगर हैं तो इसका मतलब हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये वाली जो इसके अंदर लाइन है ना कि ए हैज़ एन पिवट पोजीशंस, तो इसके अंदर है पिवट पोजीशन, तो इसका मतलब ये इन्वर्टिबल भी होगा। अगर ये वाली बात इसकी ठीक हो गई है तो ये वाली बात भी इसकी ठीक हो गई है, इसका मतलब ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 7, जिसके अंदर हमारे पास ए को चेक करना इन्वर्टिबल है या नहीं। अब दोबारा ये पिवट पोजीशन वाला इसके अंदर चलता रहेगा तरीका। ठीक है, इसको दोबारा हमने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको ज़ीरो बनाएंगे। ठीक है, इसको ज़ीरो बनाने के लिए हमने क्या किया कि जो रो टू थी उसको -1 से सॉरी, रो टू को ये पहले -1 था, रो टू को रो थ्री में बस जस्ट ऐड किया। जब इसको ऐड किया 1 -1 0 बन गया और 4 -1 3 बन गया। ठीक है, अब हमने देखना है कि क्या पिवट पोजीशन तीनों में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो ये हमारा इन्वर्टिबल होगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसका ए ट्रांसपोज निकालना है और चेक करना है ए ट्रांसपोज इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो हमने इस मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज निकाला। अब हम क्या करें, इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में लेके जाएं। कैसे लेके जाएंगे, ये इसको ये यहाँ पे ज़ीरो बनाएं, यहाँ पे इसको ज़ीरो बनाएं। ठीक है, ये सारे ज़ीरो बन जाएंगे, यहाँ पे इसको ज़ीरो बनाएं, इसको ज़ीरो बनाएं, यहाँ पे इसको ज़ीरो बनाएं। तो जब आप बनाएंगे तो एंड पे देखते हैं क्या बनता है। जब ज़ीरो बनाते रहे तो हमारे पास ये पिवट पोजीशन आई, ये पिवट और ये पिवट, इसका मतलब ये इन्वर्टेबल है। सारी पिवट जितने रोज़ है ना उतनी ही पिवट कॉलम्स हैं, उतनी ही पिवट पोजीशंस हैं, इसका मतलब ये इन्वर्टेबल है। एग्जाम्पल नेक्स्ट है, इसके अंदर हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसको हमने एचेलॉन फॉर्म में लेके गए। तो अब जब इसको एचेलॉन फॉर्म में लेके गए तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। इसमें देखा पिवट पोजीशंस हैं, बिल्कुल हैं, तो ये भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब अगर आपको बोला जाए कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम के ज़रिए आप चेक करो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं, तो आप क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में लेके जाते हैं और देखते हैं क्या उसके अंदर पिवट पोजीशन तमाम रोज़ में अवेलेबल हैं। अगर हैं तो इसका मतलब उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल लीनियर सिस्टम को कॉमन कोफिशिएंट मैट्रिक्स के जरिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये यूज्ड होता है लीनियर सिस्टम में टेक्निक। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो ए होता है ना वो सेम मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये सेम एंड रहता है और इन्वर्टिबल भी ये होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या होता है कि हम लिखते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी नॉर्मली। ठीक है, तो हम इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, और जब x1 लिखेंगे तो वो बन जाएगा ए इनवर्स b1, x2 लिखेंगे तो वो बन जाएगा ए इनवर्स b2, और जब x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो इन तमाम वैल्यूज़ का सम बन जाएगा और एक ये लीनियर कम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सम नहीं है, ये ऐसे ही लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, कॉमा के साथ। अच्छा, मैट्रिक्स अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से हमने निकालना है, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि मैट्रिक्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जो अटैच है कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर एल एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि आर स्केयर टू डायमेंशन से पी टू पॉलिनोमियल टू ऑर्डर में जा रही है। पॉलिनोमियल टू ऑर्डर कौन से होते हैं, वो होते हैं ए एक्स स्केयर जिसमें आ जाए, यानी एक्स स्केयर आ जाए ना, वो ऑर्डर टू होता है, पावर टू आ जाए जिसमें। तो जनरल होता है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये जनरल इक्वेशन होती है ऑर्डर टू के अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो एक्स और वाई के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास बन जाता है एक्स वाई टी और एक्स प्लस वाई टी स्क्वेयर। अब हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग टी जो है ना वो निकालना है। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स निकालना है कि जिसको एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इमेज जनरेट हो जाए। ठीक है, तो ए को हम ले लेते हैं E1 E2 सपोज कर लेते हैं। ठीक है,
तो होगा हमारे पास इमेज वाला, उसमें हम क्या करेंगे कि E1 का जब इमेज लेंगे ना तो वो हम देखेंगे क्या होगा। ठीक है, तो E1 जो है हमारे पास वो है 1 0। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसमें x की जगह 1 आ गया, y की जगह 0 आ गया, t ऐसे ही आ गया, प्लस x की जगह 1 आ गया, y की जगह 0 आ गया और t ऐसे आ गया। अब ये तो 0 बन जाएगा और ये बन जाएगा टी स्केयर। ठीक है, 0 प्लस टी स्केयर के बराबर होगा, यानी हमारी E1 की जो ट्रांसफॉर्मेशन निकलेगी वो निकलेगी टी स्केयर। ठीक है, अच्छा, अब ये जो टी स्केयर है ना, इसका मतलब ये है कि अगर हम इस इक्वेशन में इसको पुट करें ना तो ये बनती है 0 + 0t प्लस टी स्केयर। ठीक है, यानी इसके अंदर जो कॉफिशेंट है वो भी 0 है, इसके अंदर जो t के साथ वाली वैल्यू है वो भी 0 है और t की स्केयर के साथ वाली वैल्यू है वो 1 के बराबर है। ठीक है, तो यानी जब हमने 1 0 की ट्रांसफॉर्मेशन की तो हमारे पास आया 0 0 1, जो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बता भी नहीं है इसको कि कैसे इन्होंने 0 0 1 किया है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा उसमें E1 तो ये आ गया। ठीक है, T(E1). अब T(E2) हमने निकालना है। E2 हमारे पास है 0 और 1। ठीक है, इसको पुट करते हैं, x की जगह 0, y की जगह 1 और साथ में t है हमारे पास, प्लस x की जगह 0 और y की जगह 1 और यहाँ पे हमारे पास है टी स्केयर। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.1 प्लस 1.t प्लस 1.t स्केयर, इस तरह बन जाएगा। यानी जो वैल्यूज़ बनेंगी वो बनेंगी 0 1 और 1, क्योंकि ये इन्होंने लिखा इस तरह से हुआ है ना, इसलिए हम इस तरह से टी स्केयर की वैल्यू बाद में ले रहे हैं, टी की पहले ले रहे हैं। ठीक है, अगर उन्होंने दूसरी तरह से लिखा होता ना, ऐसे लिखा होता टी स्केयर प्लस टी प्लस 1, तो हम पहले टी स्केयर की वैल्यू को अपने रिजल्ट में लिख रहे होते, लेकिन वो उस तरह से गिवन है तो हम उस तरह लिख रहे हैं। तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा उसमें T(E1) यहाँ आ जाएगा और T(E2) दूसरे कॉलम में आ जाएगा और ये हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा जो हमने फाइंड आउट करना था। एग्जाम्पल नंबर 10 है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है 2 डायमेंशन की, जिसमें टी एक्स वाई बन रहा है x और y + 2x। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, एक हम E1 ले लेंगे और एक हम E2 ले लेंगे। अब T(E1) जब निकाला तो ये आया 1 2, T(E2) निकाला तो ये आया 0 1, तो जो हमारा रिजल्ट बनेगा वो यही बनेगा 1 2 और 0 1। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट नोट ये है कि ये क्लियर होना चाहिए, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम स्क्वायर मैट्रिक्स पे अप्लाई करता है। अगर कॉलम 4/3 मैट्रिक्स लीनियर इंडिपेंडेंट है, हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम को यूज़ नहीं कर सकते एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस का टू द क्वेश्चन ऑफ द फॉर्म Ax = b। सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिसेस पे कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिसेस का ही हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वही इन्वर्टिबल होते हैं। तो जब वो स्क्वायर नहीं रहते ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना, तो इस वजह से हम फाइंड कंक्लूड नहीं कर सकते कोई भी चीज़। अच्छा, हमने पहले देखा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से की कंपोजिशन होती है। ठीक है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि अगर x को हमने b से मल्टीप्लाई किया और फिर a से मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली हम a b मैट्रिक्स को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब मैट्रिक्स अगर इन्वर्टेबल हो तो इक्वेशन A 1 x ये भी ऐसे ही एक स्टेटमेंट हो सकती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, कि पहले हमने x को a से मल्टीप्लाई किया और फिर उसको हमने A 1 से मल्टीप्लाई किया, तो जो हमारा रिजल्ट आया, इमेज आई जो, वो x आएगी। ठीक है, तो A 1 जो है बेसिकली वो ट्रांसफॉर्म बैक कर देता है ax को x के अंदर। ठीक है, डेफिनेशन हमारे पास है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो A बी आ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फॉर T, A स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, then T is invertible if and only if A is an invertible matrix. In that case, linear transformation S given by S of x is equal to A inverse of x is a unique function satisfying 1 and 2। ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो इमेज है किसी भी मैट्रिक्स की, ए स्टैंडर्ड मैट्रिक्स की जो इमेज जनरेट हो रही है उस मैट्रिक्स के ज़रिए, अगर ए इन्वर्टिबल होगा तभी वो इमेज कंप्लीट इन्वर्टिबल होगी। अगर ए इन्वर्टिबल है तभी ए ऑफ एक्स भी इन्वर्टिबल होगा, ये कहना चाह रहे हैं। और हमारे पास वो कह रहे हैं कि एक फंक्शन है एस, ठीक है, जो गिवन है एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ एक्स। ये एक यूनिक फंक्शन है जो सेटिस्फाई करता है इन दोनों इक्वेशन को। अगर हम टी ऑफ एक्स का एस करें तो एक्स आता है। ठीक है, एस हमारे पास क्या है, ए इनवर्स ऑफ एक्स। अब फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ एस ऑफ एक्स, किस चीज़ का, एक्स की जगह मैं लगा देता हूँ टी ऑफ एक्स। अब टी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है,
ए इनवर्स, अब x की जगह t ऑफ x की वैल्यू आएगी जो कि हमारे पास होती है a x के बराबर, तो ये आ जाएगा x के बराबर, ठीक है। फिर अगर हम करते हैं t ऑफ एस एक्स, ठीक है, तो t हमारे पास बराबर होता है a और x में आ जाएगा a इनवर्स x, तो ये भी x के बराबर होगा। तो ये ऐसा फंक्शन है जो t के साथ जब ऑपरेट किया जाए, इसको डबल फंक्शन बनाया जाए, तो हमारे पास x की वैल्यू आती है फॉर ऑल x बिलोंग टू n डायमेंशन। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर इन्वर्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा, ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब ये एक प्रोपोजिशन दे रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है n डायमेंशन से m डायमेंशन में, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और टी एक्स ए एक्स की tx is equal to a of x, where a is a m multiplied by n matrix. The m mapping t is invertible if the system y is equal to ax has a unique solution. अगर हमारे पास y is equal to ax का unique solution होगा तो तभी ये t इन्वर्टिबल होगा, अदरवाइज यूनिक सोल्यूशन ना हुआ तो ये इन्वर्टिबल नहीं होगा, ठीक है। अब डिफरेंट केसेस उन्होंने दे दिए कि अगर हमारे पास m जो है वो n से छोटा है, यानी पहली डायमेंशन जो है वो बड़ी है और अगली छोटी है, तो सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू वाई वेदर हैज नो सोल्यूशन और इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है। क्योंकि हम बड़ी डायमेंशन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो या तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे फॉर एनी वाई इन आर एम, देयर फॉर वाई इज इक्वल टू ए एक्स इज नॉट इन्वर्टिबल, तो ये नॉट इन्वर्टिबल बन जाएगा। अगर m इज इक्वल टू n है, सेम डायमेंशन में जा रहे हैं, तो सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू वाई हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन इफ़ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n। अगर उसके अंदर नॉन जीरो रोज है ना वो n के बराबर है, इसका मतलब पूरे पिवेंट जो पोजीशंस थी वो अवेलेबल है, तभी उसका सोल्यूशन अवेलेबल होगा। अगर m ग्रेटर देन n, यानी जिस डायमेंशन में हम जा रहे हैं वो बड़ी है, ठीक है, देन द ट्रांसफॉर्मेशन y इज इक्वल टू ए एक्स इज नॉट इन्वर्टिबल, तब ये इन्वर्टिबल नहीं होगा बिकॉज वी कैन फाइंड अ वेक्टर y इन आर एम सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू वाई इज इनकंसिस्टेंट, उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि तभी हम उसको इन्वर्टिबल बोलेंगे, तभी उसका यूनिक सोल्यूशन होगा जब हमारे पास डायमेंशन भी इक्वल है और पिवट पोजीशन भी सारी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है, इसको हम फर्दर प्रैक्टिस भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।